अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अहमद जमशेद और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इनकोटर्म्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं जब हम सोर्सिंग करते हैं। पोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं, किस तरह से उनको यूज़ किया जा सकता है, तो अच्छी तरह से जो है सोर्सिंग को किया जा सकता है। तो उसके लिए ज़ाहिर है सोर्सिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि अपनी सोर्सिंग को वेरी स्मूथ बनाएं, बहुत ज़्यादा जो है उसको इतना अच्छा बना लें ताकि जो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आपके लिए मज़ीद वीडियोस लाता रहता हूं, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एज़ वेल एज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए ताकि जो है वो दूसरे आने वाले लोगों को इससे हेल्प मिले और वो भी इससे कुछ सीख सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़ाहिर है आपकी जितनी ज़्यादा सोर्सिंग अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आप जो है वो अपने बिज़नेस को सस्टेन बना सकते हैं, उसको कामयाब बना सकते हैं, उसको जो है वो स्मूथ बना सकते हैं और उसकी एक साइकिल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इनकोटर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो इनकोटर्म्स समझने से पहले हमें जो है वो पोर्ट्स का समझना ज़रूरी है कि इनकोटर्म्स में कौन कौन सी पोर्ट्स इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने एक चीज़ को नोट करना है, पोर्ट जो है वो नॉर्मली 3 तरह की होती हैं। सारे सी पोर्ट होती है, एक एयर पोर्ट होती है और एक ड्राई पोर्ट होती है, थर्ड वन। ठीक है, जो थर्ड वन ड्राई पोर्ट होती है, ड्राई पोर्ट भी जो है वो 2 तरह की उसकी कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। एक तो हम ट्रेन जो होती हैं वो भी ड्राई पोर्ट में आती हैं, ठीक है, एज वेल एज जो रोड ट्रांसपोर्टेशन होती है वो भी ड्राई पोर्ट में आती है। ठीक है, जैसे बस अड्डे हो गए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सब ड्राई पोर्ट कहलाती हैं। ठीक है, इसी तरह से जो वो ट्रेन स्टेशन हो गए, ट्रेन के जो गोडाउन होते हैं वो भी जो है वो ड्राई पोर्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हमने एक चीज़ नोट करना है कि हमने जब इनकोटर्म्स को यूज़ करना है तो उन इनकोटर्म्स में हमने पोर्ट्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इनको जो भी हम सोर्सिंग करते हैं तो हम पोर्ट्स के थ्रू करते हैं, या तो बाय एयर करते हैं, बाय सी करते हैं, बाय रोड करते हैं। तो जब हम सोर्सिंग करते हैं तो हमें इस चीज़ का पता होना ज़रूरी है कि वो सोर्सिंग की इनकोटर्म जो है वो किस पोर्ट के थ्रू यूज़ हुई है। यानी वो फॉर एग्जांपल डीडीपी की गई है तो डीडीपी जो है वो बाय एयर की गई है, बाय रोड की गई है या बाय सी की गई है। ठीक है, एज वेल एज अगर वो बाय रोड की गई है तो बाय ट्रेन की गई है या फिर बाय ट्रक की गई है। गॉट इट? तो इसका मतलब है इन चीज़ों से जो है वो आपकी सोर्सिंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी कॉस्टिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसकी वजह ये कि कोई चीज़ जब बाय एयर आएगी तो ज़ाहिरी तौर पे वो तो बहुत एक्सपेंसिव भी होगी और वो बहुत जल्दी भी पहुंचेगी। फॉर एग्जांपल आपको एक इन्वेंट्री 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो चाहिए, फॉर एग्जांपल चाइना से यूके में, तो आप उसको बाय रोड तो नहीं मंगा सकते, उसमें डेफिनेटली जो है वो 30, 40, 50 डेज़ भी लग सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है वो अगर आपको जो है वो कोई इन्वेंट्री जो है वो आपको वरी नहीं है, आपको तो 2 महीने में चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको तो 2 महीने बाद लॉन्च करनी है, तो आप क्यों उसको जो है वो 1 हफ्ते में मंगाएंगे? क्योंकि आप यहाँ पे मंगाएंगे तो आपको स्टोरेज भी करनी पड़ेगी यूके में, एज वेल एज आपको एक हेडेक लेना पड़ेगा कि आप 20-30 बॉक्सेज जो है वो रखेंगे कहाँ पे, आपके पास अगर वेयर हाउस नहीं है तो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो सोर्सिंग में हमें इन चीज़ों को जो है वो लेके चलना पड़ता है। सबसे पहले तो अपने बिजनेस प्लान जो आप बनाएंगे उसके अंदर उस चीज़ को लिखेंगे कि आप जब वहाँ से सोर्स करेंगे तो वो उस चीज़ को यूके में जब लाएंगे तो वो जाएगी कहाँ वो इन्वेंट्री। अगर वो डायरेक्ट अमेज़ॉन जा रही है, ठीक है, इसी तरह से डायरेक्ट वो अमेज़ॉन अगर नहीं जा रही तो किसी वेयर हाउस में जा रही, तो वो वेयर हाउस में कितनी दिन उसने स्टे करना है। वर्ल्ड वाइड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इनकोटर्म जो यूज़ की जाती हैं वो नॉर्मली 3 ही होती हैं, जो कि होती हैं हमारे पास डीडीपी नंबर 2 आती है, एफओबी नंबर 3 आती है, एक्सवर्क्स जो EXWB कहलाता है। इसके अलावा एक और इनकोटर्म कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल जिसका नाम है DAP। ठीक है, डिलीवरी एट प्लेस। अच्छा, डिलीवरी एट प्लेस जो है वो आजकल मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो सप्लायर जो है वो इस चीज़ के ऊपर आपको जो है वो कन्विंस कर रहे हैं कि आप DAP कर लें। ठीक है, इसकी क्या वजह है? कुछ सप्लायर जैसे होते हैं जिनके पास एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, या कुछ सप्लायर जैसे होते हैं ज़ाहिरी तौर पे उनके पास जो है वो टैक्स डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, या फिर कुछ सप्लायर इस तरह के होते हैं जिनके पास जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से जो है वो उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं होती। तो इस तरह के जो सप्लायर्स होते हैं वो चाहते हैं कि जो है वो हम किसी भी एक प्लेस के ऊपर जो है वो डिलीवरी को दे दें और वहाँ से जो है वो हमारा कस्टमर जो है वो लेके चले जाए। इसमें एक जो ड्रॉबैक है, उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि किसी भी तरह का कोई टैक्स या कोई भी ड्यूटी जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जैसे ही वो पोर्ट पे पहुंचेगी तो पोर्ट पे जो है वो कस्टम वाले हम उसको रोक लेंगे कि इसका तो कस्टम ही पे नहीं है या इसकी ड्यूटी पे नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि यू आर द रिसीवर ऑफ दिस डिलीवरी, तो वो कस्टम वाले आपको कॉन्टेक्ट करेंगे कि भाई इतनी जो है वो इसके ऊपर इतना कस्टम बनता है, इतनी ड्यूटी बनती है, आपने इसको देनी होगी। तो उस जगह पे आके आप ट्रैप हो गए और आपको फिर जो है उसकी जो है वो टैक्स जितनी भी ड्यूटी है वो देनी पड़ेगी, जितने भी वो बोलेंगे।
तो इसका मतलब है आपकी इन्वेंट्री तो फंस गई ना वहाँ पे, ठीक है। तो DAP से जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो बिल्कुल शुरू में जो है वो DAP को अगर अवॉइड ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ज़ाहिर टैक्स के हिसाब से और जो है वो ड्यूटीज़ के हिसाब से जो है वो ज़ाहिर तौर पे कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं उनके रूल्स डिफरेंट होते हैं और जो है वो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं कि मेरे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स की वर्थ जो है वो $1 है, ठीक है। तो $1 ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब है कि जो भी कॉस्ट इसकी प्रोडक्शन में लगी थी ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, लेकिन हमें जो है वो इसको अपने वेयर हाउस तक मंगाना है अपने, यानी अगर आप यूके में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, आपको इस बॉक्स को चाइना से वहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए इसकी एक ट्रांसपोर्टेशन की भी तो कॉस्ट होगी ना, जिसको फ्रेट कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब फ्रेट कॉस्ट अगर मिसाल के तौर पर जब भी कोई भी एक चीज़ इंटरनेशनल ट्रैवल करती है, इंटरनेशनली उसको जो है वो लेके जाया जाता है, तो उसके ऊपर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस भी होते हैं। जो कोई भी एक चीज़ एक इंटरनेशनल जब मूवमेंट होती है उसकी, तो उसके अंदर ये इन तमाम चीज़ों को आपने जो है उसको फोकस करना है कि उस पर कितनी ड्यूटी लगेगी, उस पर कितना टैक्स लगेगा, उसका वेट कितना है, ठीक है। तो जितना वेट बढ़ता जाएगा उसकी जो है फ्रेट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो आपने ये पूछना है DDP में कि फॉर एग्जांपल अगर ये बॉक्स जो है वो इसकी वैल्यू $1 है, तो अगर इसको आप शिप करोगे टोटल मेरे घर तक पहुँचाओगे जिसमें टैक्स और एवरीथिंग इंक्लूडेड होगा, तो कितने पैसे लोगे आप, ठीक है। तो ये हो गया DDP, ठीक है। तो वो बोलेगा DDP में आपको जो है ना, मैं चाइना से ये बॉक्स अगर आपने जो है वो 100 बॉक्स लिए हैं, ठीक है, तो ये 100 बॉक्स जो हो गए, ये इनको पैक करने के बाद एक बॉक्स में या जितनी भी 1 2 बॉक्स 3 बॉक्स जिसमें डालने के बाद आपके जो है वो यूके या पाकिस्तान के वेयर हाउस में इसको पहुँचाएंगे, तो इसकी वैल्यू होगी $2, ठीक है, जिसमें $2 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी शामिल है और उसकी शिपिंग कॉस्ट भी शामिल है, इंक्लूडिंग और टैक्सेस वगैरह सब कुछ शामिल है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गई DDP। तो DDP में वो बॉक्स चाइना के वेयर हाउस से निकलेगा और आपके वेयर हाउस तक पहुंच जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी पेमेंट देनी होगी। तो नेक्स्ट आपका इनपुट जो है मोस्ट कॉमन यूज्ड है वो FOB है। FOB में क्या होता है कि फ्रेट ऑन बोर्ड। तो आपने क्या करना है, सप्लायर से बोलना है कि ठीक है फ्रेट ऑन बोर्ड की जो है वो हमें कोटेशन दो। फ्रेट ऑन बोर्ड में क्या होता है कि सप्लायर किसी भी एक पोर्ट के ऊपर जो है वो आपकी जो भी शिपमेंट होती है उसको डिलीवर करता है, ठीक है। अब पोर्ट में कोई भी पोर्ट हो सकती है, वो सी पोर्ट हो सकती है, एयरपोर्ट हो सकती है, वो ड्राई पोर्ट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री किया है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपने आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो DDP कौन सी पोर्ट पे कर रहा है, इसी तरह से FOB कौन सी पोर्ट पे कर रहा है, ठीक है। अगर वो DDP बाय एयर कर रहा है तो ज़ाहिर तौर पर वो तो एक्सपेंसिव पड़ने वाली है आपको। इसी तरह से अगर वो फॉर एग्जाम्पल FOB की अगर हम बात कर रहे हैं तो FOB अगर वो बाय एयर कर रहा है यानी एयरपोर्ट के ऊपर कर रहा है, ठीक है, या फिर सी पोर्ट के पे कर रहा है, ठीक है, इसी तरह से या फिर ड्राई पोर्ट पे कर रहा है, तो वो आपको जो है वो डिफरेंट प्राइसेस भी दे सकता है। कभी कभी होता है कि ड्राई पोर्ट उसकी जो है वो वेयर हाउस से करीब होती है तो वो सिर्फ जो है वो ड्राइव करके वहाँ छोड़ सकता है। लेकिन अगर वो बोलेगा एयरपोर्ट पे आपने DDP करनी है तो एयरपोर्ट उससे 50 माइल्स जो है वो दूर है कंपनी से, फैक्ट्री से, तो इसका मतलब है 50 माइल जब वो ड्राइव करेगा या फिर वो किसी भी तरह से उसको वहाँ तक पहुँचाएगा तो उसकी भी आपसे पैसे ले लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब डिपेंड करता है कि कौन से पोर्ट के ऊपर आपने FOB करना है, उससे भी प्राइस का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को जो है वो नोट कर लेना, तो आपका FOB भी हो जाएगा। तो उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो फ्रेट फॉरवर्डर की होती है, वो वहाँ से आपकी शिपमेंट को आपके वेयर हाउस तक पहुँचाता है खैरियत के साथ, हिफाजत के साथ, ठीक है। वो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ज़ाहिरी तौर पे कोई डैमेज ना हो, उसको अच्छी तरह से सिक्योर करना है और वहाँ से डिलीवर करना है। उसके अलावा जो टैक्सेस और जो भी कस्टम ड्यूटी होती है वो फ्रेट फॉरवर्डर जो होता है वो आपके साथ जो वो निगोशिएशन में होता है कि वो आपने पे करनी है, उसने पे करनी है, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होता है। फ्रेट फॉरवर्डर जो होते हैं वो भी आपकी तमाम चीज़ों को डील कर सकते हैं। इसी तरह से जो वो ज़ाहिर कोई डैमेज हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें फ्रेट फॉरवर्डर जो होते हैं वो आपके साथ जो वो एक ज़ाहिर डॉक्यूमेंटेशन साइन करवाते हैं जिसमें जो है वो आपको उसकी इंश्योरेंस वगैरह भी फिल करनी होती है। वो डिपेंड करता है 3% 5% जो भी है वो आप उसके हिसाब से जो है पे कर सकते हैं, ठीक है। तो FOB में इस तरह से होता है। इसी तरह से एक्सवर्क्स में क्या होता है कि सिंपल आप बस एक सप्लायर से बोल दें, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको बोला ये बॉक्स जो है $1 का है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सप्लायर से बस ये बोल देना कि ठीक है $1 का ये बॉक्स है, तो आप एक काम करो कि इस तरह के 100 बॉक्स जो है वो एक बड़े बॉक्स में पैक कर दो और जो है अपने वेयर हाउस पे रख दो, हमारा बंदा आएगा वो आके ले जाएगा। तो एक्सेस में क्या था कि जो भी आपकी प्रोडक्शन जो हुई थी उसके बाद जो भी आपकी शिपमेंट थी वो आपकी फैक्ट्री में ही रहेगी। फैक्ट्री के बाद जो है वो वेयर हाउस में वो उसको पैक करके रख लेंगे, तो आपका फ्रेट फॉरवर्डर जाएगा वहाँ पे आप कलेक्ट करने उसकी फैक्ट्री में, ठीक है। वहाँ से फिर कलेक्ट करेगा और फिर उसके बाद जो भी प्रोसीजर करना है वो शिप में लेके जाए या बाय एयर लेके जाए, कुछ भी करे वो आपको फिर वो आपके वेयर हाउस तक
जो है वो डिलीवर करेगा, दैट्स कॉल्ड एक्स वर्क्स। ठीक है, तो एक्स वर्क्स में ज़ाहिर तौर पे थोड़ा सा ट्रबल इस तरह से है कि उसके बाद जो है वो जब उसकी फैक्ट्री से कोई भी चीज़ निकल जाती है तो फिर वो वापस नहीं हो सकती, क्योंकि आपने तो उसकी वेयर हाउस से डिलीवरी ले ली। अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई जो है वो ज़ाहिर शिपमेंट में डैमेजेस हो जाते हैं या आपका फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो उसको मिस कर देता है या लॉस्ट कर देता है, तो उसमें जो है वो आपके सप्लायर का फिर उससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि आपने तो उससे कलेक्शन कर ली बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, तो वो आपकी फिर उसमें पेमेंट जो है वो आपकी जो है वो फिर कभी भी वापस नहीं होगी, जाहिर तौर पे आपने सामान उससे अपना ले लिया है पूरा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर कोई इसमें लाइसेंसिंग चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए, एज वेल एज जो भी टैक्सेस देने, वो फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी या फिर आपके फ्रेट फॉरवर्डर की होगी। तो आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है कि अगर आपने एक्स वर्क्स करना है, उसकी फैक्ट्री से उठाना है, तो आपने उस चीज़ को नोट करना है कि आपका फ्रेट फॉरवर्डर जो है उसके बाद एक्सपोर्ट लाइसेंस है भी या नहीं, एज वेल एज जो है वो कस्टम को डील कर सकता है या नहीं, एज वेल एज जो है वो आपके वेयर हाउस तक जो है वो डिलीवर कर सकता है नहीं सिक्योर। ठीक है, वो कोई डैमेज तो नहीं करेगा, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो ज़ाहिरी तौर पे अगर आपने कोई ऐसा फ्रेट फॉरवर्डर कर लिया जो बिल्कुल ब्रांड नहीं है, वो उसने उसके फैक्ट्री से तो उठा लिया, उसके बाद उसका कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं करिएगा। आपने कोशिश ये करनी है कि कोई ऐसा फ्रेट फॉरवर्डर ज़ाहिरी तौर पे जो है वो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ताकि वो सामान वहाँ से उठाए और आप तक पहुँचा भी दे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, स्पेशली जो है वो ज़ाहिर कोई भी चीज़ डैमेज हो जाती है, रास्ते में लॉस्ट हो जाती है, उसका फिर क्या होगा, इन चीज़ों को भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं। ज़ाहिर अगर आपका फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो इन चीज़ों का जिम्मेदार है, तो आपने अपने फ्रेट फॉरवर्डर के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना है। स्पेशली FOB और एक्स वर्क्स के अंदर अगर आपका फ्रेट फॉरवर्डर डील कर रहा है, तो फिर जो है वो इंश्योरेंस और उसकी जिम्मेदारी फ्रेट फॉरवर्डर के ऊपर होगी। जब भी कोई भी चीज़ अगर लॉस्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उसमें जो है वो एक्स वर्क्स या FOB के अंदर आपके सप्लायर का कोई वास्ता नहीं, क्योंकि उसने तो डिलीवर कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो फ्रेट फॉरवर्डर था उसने जो है वो डिलीवर करने में लॉस्ट किया या घुमाया या जो भी किया, ठीक है, या जो उसको डैमेज कर दिया, तो वो फिर उसकी जिम्मेदारी होगी, वो आप उससे डील करेंगे, अपने सप्लायर से डील नहीं करेंगे। DDP में ये होता है कि DDP में अगर आपका सप्लायर भेज रहा है और सप्लायर से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठीक है आपने जो भी सामान भेजना है वो मेरे वेयर हाउस तक भेजना है, बिल्कुल सिक्योर भेजना है, अगर कोई भी लॉस या कुछ होता है मेरी प्रॉपर्टी में तो उसके ज़िम्मेदार फिर आप होंगे और वो डैमेजेस हम आपसे क्लेम करेंगे। तो आपने इंश्योरेंस जो है वो उसमें वो भी देना नहीं है, अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये तमाम चीज़ों को लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप अपनी सोर्सिंग को जो है वो बेहतर बना सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और अपने जो है वो जितनी भी शिपमेंट है उनको सिक्योरली जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं हूँ अहमद जमशेद और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और कोशिश करूँगा कि मज़ीद जो है वो आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाऊँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप कोई भी टॉपिक के ऊपर लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर आपके कोई क्वेश्चन हैं, तो आप जो है वो इसी वीडियो में कमेंट्स में लिख सकते हैं। देन इंशाल्लाह ताला आई विल कम बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। राइट, चलिए इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।